नमस्कार बच्चों, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे भारत में मिलने वाली मृदाओं की, और अधिकांश मृदाओं की चर्चा हमारे पुराने वीडियो में हम कर चुके हैं। पुराने वीडियो के अलावा जो शेष मृदाएं रह गई, उनमें से कुछ मृदाओं की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, आज की चर्चा का जो विषय रहेगा वो पीठमय मृदाओं के बारे में रहने वाला है कि पीठमय मृदाएं क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, भारत में कहाँ पाई जाती हैं, संरचना कैसी होती है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इन सभी बिंदुओं के तहत हम भारत की मृदाओं की चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है और अधिक आर्द्रता की स्थिति पाई जाती है, और साथ साथ में जहाँ पे वनस्पति भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, वनस्पति के नष्ट होने के कारण या वनस्पति जब नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में वनस्पति के जो अंश होते हैं, जैव जो पदार्थ होते हैं, वो वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं। और कालांतर में जैव पदार्थों के मिलने से, उनके सड़ने से, गलने से जिन मृदाओं का निर्माण होता है, उन मृदाओं को पीठमयी मृदाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी मृदाओं में जैविक पदार्थों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, और जैव पदार्थों की जो मात्रा होती है वो 40 से 50% तक पाई जाती है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों की जो मृदाएं होती हैं, उनका रंग गाढ़ा और काला होता है, यानी काले रंग की होती है। मुख्य रूप से गाढ़े काले रंग की ये मृदाएं होती हैं। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर मिट्टी की जो गुणवत्ता पाई जाती है, उसके आधार पर ऐसी मृदाओं का स्वरूप क्षारीय मृदाओं के रूप में भी देखने को मिलता है। ऐसी मृदाएं हमारे भारत में बिहार राज्य के उत्तरी भाग के अंदर, उत्तरांचल का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर, पश्चिम बंगाल की जो तटीय भाग है वहाँ, और उड़ीसा और तमिलनाडु नामक जो राज्य हैं, इनमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो सारांश से आप ऐसा कह सकते हैं कि पीठमय मृदाओं का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और कालांतर में वनस्पति के गिरने से, उसमें जो पत्ते होते हैं, तना होता है, सड़ने गलने से जब मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो ऐसी मात्रा में जिन मृदाओं का निर्माण होता है, उन मृदाओं को हम पीठमय मृदाओं के नाम से जानते हैं। तो पीठ मृदाओं के रूप में ये एक भारतीय मृदाओं का एक पार्टीशन और था, जिसकी हमने चर्चा की कि पीठ मृदाएं कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से पीठ मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब पीठमय मृदा के साथ साथ में भारत में और भी मृदाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है, जिनकी हम इस चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वन मृदाओं के बारे में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वन मृदाएं क्या होने वाली हैं। ऐसी मृदाएं जो वन क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्मित होती हैं, या वनीय भागों में विकसित होने वाली मृदाओं को वन मृदाओं के नाम से जाना जाता है। भारत के जो वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में वनस्पति के अंश संबंधित क्षेत्र की मिट्टी में मिलते जाते हैं, और वनस्पति का मिट्टी में मिलना वन मृदाओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारण बनता है। तो भारत में जहाँ पर्याप्त वर्षा पाई जाती है, वहाँ वन भी देखने को मिलते हैं। तो भारत के जो विशेष रूप से पर्वतीय भाग हैं, उन पर्वतीय भागों में इस प्रकार की वन मृदाओं की स्थिति हमें देखने को मिलती है। हालांकि अलग अलग भागों में जो मृदा है, वन मृदा, उसका संगठन और संरचना अलग अलग पाई जाती है, और इसका मेन कारण है अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा का और वनस्पति की मात्रा का जो प्रारूप है, उसमें जो प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उन भिन्नताओं के आधार पर ही मिट्टियों की संरचना और संगठन में भी अंतर देखने को मिलता है। ऐसी मृदाएं मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है। पर्वतों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, वहाँ विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। पर्वतों के ऊपरी ढालों पर पाई जाती है। हिमालय के जो बर्फ से जमे हुए भाग है, सदैव हिमाच्छादित रहते हैं, वहाँ इस प्रकार की मृदाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसी मृदाएं अम्लीय होती हैं और इनमें जो ह्यूमस की कमी पाई जाती है,
और उपजाऊपन के दृष्टिकोण से मृदाएं यदि हम देखें, निचली घाटियों की जो मृदा हैं वो उपजाऊ पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वन क्षेत्रों की मृदाओं में प्रादेशिक विषमता अवश्य देखने को मिलती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनके उपजाऊपन की स्थिति है वो भी अलग अलग होती है। इन सभी चीज़ों से अब हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मिलने वाली मृदाएं, उनका जो रंग होता है, उनका गुणधर्म होता है, उनका संगठन होता है, संरचना होता है, ये अलग अलग देखने को मिलता है। अब इस संगठन, संरचना, गुणों और विशेषताओं के लिए जो अलग अलग स्वरूप हमें पाया जाता है उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, और ऐसी प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थों के रूप में पौधों का स्वरूप है, वनस्पति का स्वरूप है, आधारभूत शैलें जो पाई जाती हैं, उच्चावच की स्थिति पाई जाती है, तापमान है, और जलवायु संबंधी जो दशाएं होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की मृदाओं की गुणधर्मिता के लिए उत्तरदायी कारकों के रूप में पाई जाती है। इन सभी चीज़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि मृदाएं जो होती हैं जीवित तंत्र होती हैं, किसी अन्य प्राणी की तरह इनमें भी विकास होता रहता है, कमी आती रहती है और ये नष्ट होती रहती है। समय के आधार पर इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यदि समय के आधार पर, समय अनुसार मृदाओं पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उपजाऊ मृदाएं भी अंततः अनुपजाऊ मृदाओं के रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं। लगातार मृदाओं का प्रयोग किया जाए, लगातार मृदाओं का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि अंततः किसी क्षेत्र की जो उपजाऊ मृदा थी वो अनुपजाऊ मृदा के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो बच्चों, ये सारी की सारी भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण था जिनके बारे में हमने पढ़ा। जलोढ़ मृदा के बारे में हमने आपको बताया, लाल पीली मृदा के बारे में हमने आपको बताया, काली मृदा के बारे में हमने आपको बताया, लेटेराइट मृदा के बारे में हमने आपको बताया, लवणीय मृदा की हमने चर्चा की, पीट में मृदा की हमने चर्चा की, वन मृदा की हमने चर्चा की। भारत के अधिकांश भागों में जो मृदाएं हमें देखने को मिल रही थी उनकी हमने चर्चा की, और साथ साथ में प्रादेशिक आधार पर सभी मृदाओं में कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इनमें मिलने वाली नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जीवांशों की स्थिति कैसी है, कौन कौन सी फसलों का इसमें उत्पादन किया जा सकता है, इन सभी दशाओं की जो हम चर्चा कर रहे थे हमारे पुराने वीडियो में देखा। और इस प्रकार से हमारी भारत की मृदाओं का जो वर्गीकरण का जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है। अब हम चलते हैं एक आगे, मृदा से संबंधित ही टॉपिक है मृदा अवकर्षण। देखो, मृदा अवकर्षण, मृदा यानी मिट्टी, अवकर्षण का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता में आने वाली कमी से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र का, देखो मृदा अवकर्षण जो है किसी भी क्षेत्र में अलग अलग स्थिति को दर्शाती है। मिट्टियां सभी जगह समान नहीं पाई जाती, उनकी गुणवत्ता की स्थिति सभी जगह समान नहीं मिलती, प्रादेशिक आधार पर गुणवत्ता अलग अलग देखने को मिलती है। तो किसी भी क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी आने का जो प्रारूप होता है उसी को हम मृदा अवकर्षण के रूप में जानते हैं। मृदा की उर्वरता में कमी आना या मृदा की उर्वरता में ह्रास होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में मृदा के जो उपजाऊपन की स्थिति होती है वो गिरती जाती है, मृदा का अपरदन होने लगता है, मृदा का दुरुपयोग होने लगता है, और मृदा की जो पार्श्विकाएं हैं उसकी गहराई कम होती जाती है। ऐसी स्थिति को सारांशित रूप से मृदा अवकर्षण के रूप में जाना जाता है। विश्व के समान हमारे भारत में भी मृदा अवकर्षण की दशाएं देखने को मिलती हैं। भारत में मृदा अवकर्षण की जो दर है, यहाँ मिलने वाली हवाओं की गति, बरसात की मात्रा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। संपूर्ण भारत में मृदा अवकर्षण समान रूप से नहीं मिलता, अपितु मृदा अवकर्षण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उन कारकों के माध्यम से मृदा अवकर्षण की प्रक्रिया नियंत्रित देखने को मिलती है, और उस नियंत्रित स्वरूप के आधार पर ही अलग अलग क्षेत्रों में मृदा अवकर्षण की प्रक्रिया का स्वरूप भी अलग अलग पाया जाता है। भारत में जो मृदा अवकर्षण होता है मुख्यतः यहाँ प्रचलित पवनों के द्वारा देखने को मिलता है। साथ साथ में जो वर्षा की स्थिति हमें देखने को मिलती है उस वर्षा की दशा ने भी
भारतीय क्षेत्र में मृदा की स्थिति को या मृदा को अवकर्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मृदा अवकर्षण संबंधी दशाएं हमें देखने को मिलती है, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो मृदा अवकर्षण वाला वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।